वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक कॉम्पिटिव। आज एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर पर हम निकल रहे हैं। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, इतिहास के उस निर्णायक मोड़ के बारे में जिसने आने वाले समय में पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने पॉलिटिक्स यानी राजनीति, सोसाइटी यानी समाज और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और दुनिया को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये सिर्फ लेट देम ईट केक वाली बात नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल कहानी है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट, सोशल इनइक्वलिटी यानी सामाजिक असमानता और रेडिकल आइडियाज का तूफान था। ये बदलाव की एक ऐसी लहर थी जिसे रोकना नामुमकिन था। मोनार्की तो आउट ऑफ टच थी, लग्जरी में जी रही थी, अपनी ही दुनिया में मस्त थी, जबकि आम लोग भूखे मर रहे थे। उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। फ्रांस का अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने से देश दिवालिया हो गया, खजाना खाली हो गया और अपने ही लोगों को बदलाव की मांग करने के लिए इंस्पायर किया। लोगों में एक नई चेतना जागृत हुई। रेवोल्यूशन का नारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने सदियों के प्रिविलेज और हायरार्की को चैलेंज किया। ये एक सीधी चुनौती थी उस व्यवस्था को जो सदियों से चली आ रही थी। ये आम नागरिकों की कहानी है, उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इतिहास को अपने हाथों में लिया, जिन्होंने एक एब्सोल्यूट मोनार्की को गिराया, एक ऐसी राजशाही को उखाड़ फेंका जो अपनी प्रजा की परवाह नहीं करती थी, और डेमोक्रेसी और राइट्स पर दुनिया के व्यू को फिर से शेप दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि बदलाव संभव है। चलो देखते हैं कि ये एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ। आइए इस क्रांति की शुरुआत को करीब से देखें। रेवोल्यूशन से पहले का फ्रांस एक ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फट सकता था। सालों से दबा हुआ गुस्सा और निराशा अब सतह पर आने को बेताब थी। समाज 3 एस्टेट्स में बंटा हुआ था, एक ऐसा सिस्टम जो सरासर अन्याय पर टिका था। यह एक पिरामिड की तरह था, जहां कुछ लोग सबसे ऊपर थे और बाकी सब उनके बोझ तले दबे हुए थे। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी के पास बहुत जमीन थी, फ्रांस की एक बड़ी संपत्ति पर उनका कब्जा था। वे लगभग कोई टैक्स नहीं देते थे और उन्हें बहुत प्रिविलेज मिलते थे। वे एक शानदार जीवन जीते थे, जबकि बाकी लोग गरीबी में जी रहे थे। फ्रॉमकंड एस्टेट नोबिलिटी के पास और भी ज्यादा जमीन थी और समाज पर उनका दबदबा था। वे टॉप पोजीशंस पर थे और वे भी टैक्स से बचते थे। उनके पास सारी पावर थी और वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। थर्ड एस्टेट बाकी सब 97% से ज्यादा पॉपुलेशन, जिसमें किसान, मजदूर और आम नागरिक शामिल थे, पर टैक्स का बोझ था और उनके पास कोई असली पावर नहीं थी। वे पिस रहे थे और उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। खराब फसलें और ब्रेड की बढ़ती कीमतों ने थर्ड एस्टेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे गुस्सा भड़क गया। लोग भूखे थे, बेघर थे और उनके पास खोने को कुछ नहीं था। एनलाइटनमेंट थिंकर्स जैसे रूसो और वोल्टेयर ने लोगों को इस अनफेयर सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि वे इस अन्याय को बदलने की ताकत रखते हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल इनजस्टिस और नए आइडियाज ने रेवोल्यूशन को जरूरी बना दिया। यह सिर्फ एक संभावना नहीं थी, बल्कि एक अनिवार्यता थी। थर्ड एस्टेट बदलाव की मांग करने के लिए तैयार था। वे अब और अन्याय सहने को तैयार नहीं थे और जल्द ही दुनिया उनकी बात सुनेगी। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होने वाली थी और यह पूरी दुनिया को बदल देगी। 1789 में फ्रांस का क्राइसिस पीक पर था। सालों से चली आ रही आर्थिक बदहाली और सामाजिक असमानता ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। देश एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह था, जहां कभी भी विस्फोट हो सकता था। राजा ने एस्टेट्स जनरल बुलाया, एक ऐसी सभा जिसमें तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल थे, ताकि इस संकट का कोई हल निकाला जा सके। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ बदलाव आएगा। लेकिन थर्ड एस्टेट को दरकिनार कर दिया गया। उन्हें समान अधिकार नहीं दिए गए और उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिससे उनमें भारी गुस्सा और निराशा फैल गई। वे अलग हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अब राजा के साथ मिलकर काम करने का कोई फायदा नहीं है। नेशनल एफ्रो-मंबली बनाई, एक नई सरकार जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने राजा की शक्ति को चुनौती दी और एक नया संविधान लिखने की कसम खाई। उन्होंने टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता। 14 जुलाई को बास्टिल पर हमला विद्रोह का प्रतीक बन गया। बास्टिल, जो कि एक जेल थी,
राजा की तानाशाही का प्रतीक थी और उस पर हमला करके क्रांतिकारियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की मांग की। पुराना सिस्टम टूट गया। सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था चरमरा गई और एक नए युग की शुरुआत हुई। और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ने लिबर्टी और इक्वालिटी की घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। राजा ने विरोध किया। उसने अपनी शक्ति को छोड़ने से इनकार कर दिया और क्रांतिकारियों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। लेकिन क्रांतिकारियों ने मोनार्की को खत्म कर दिया। उन्होंने राजा को सत्ता से हटा दिया और एक गणतंत्र की स्थापना की और लुई सेसियस को फांसी दे दी। यह एक चौंकाने वाला कदम था जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। उसके बाद रीन ऑफ टेरर आया, एक ऐसा दौर जब क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी। हजारों को फांसी दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर क्रांति के दुश्मन होने का शक था। डर फैल गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था और रॉबेस्पियर खुद इसका शिकार हुए। उन्हें भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, जिससे रीन ऑफ टेरर का अंत हो गया। क्रांतिकारियों ने एक दूसरे पर हमला किया। सत्ता के लिए संघर्ष में वे आपस में ही भिड़ गए और अराजकता फैल गई। देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी और हर तरफ हिंसा और लूटपाट मची हुई थी। लेकिन इस उथल पुथल से एक नई शक्ति उभर रही थी। क्रांति के बाद फ्रांस एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। नेपोलियन के उदय के लिए मंच तैयार था। वह एक प्रतिभाशाली सैन्य नेता थे जिन्होंने फ्रांस को अराजकता से निकालकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। टेरर के बाद फ्रांस अस्थिर था। लेस जोर डायरेक्टरी नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आ गई, जिसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने कई क्रांतिकारी सुधारों को बरकरार रखा, जैसे नेपोलियन कोड, जिसने कानूनी समानता स्थापित की और दुनिया भर में कानूनों को इंस्पायर किया। रेवोल्यूशन के आदर्श पॉपुलर सोवरेनिटी, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गए। फ्रांस का पुराना सोशल ऑर्डर खत्म हो गया। उसकी जगह एक एकजुट राष्ट्र और पहचान की नई भावना ने ले ली। तिरंगे झंडे और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे प्रतीक आज भी कायम हैं। रेवोल्यूशन ने साबित किया कि लोग सदियों पुराने सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं और बदल सकते हैं। यह आधुनिक डेमोक्रेसी का मेसी जन्म था। इसका प्रभाव आज भी हमारी दुनिया को आकार देता है। यह है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अन्याय, विद्रोह और ट्रांसफॉर्मेशन की एक एपिक सागा। एग्जाम के लिए याद रखना: 3 एस्टेट्स, बास्टिल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रीन ऑफ टेरर और नेपोलियन का राइज। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आधुनिक पॉलिटिकल थॉट की नींव है। लेट्स क्रैक कॉम्पिटिटिव पर हम बड़े टॉपिक्स को सिंपल और यादगार बनाते हैं। एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और सीखते रहो। और ज्यादा जरूरी डीप डाइव्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।